नमस्कार, नारी शक्ति वंदन में प्रस्तुति पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र की आज शुरुआत हो चुकी है और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में संबोधन होना है। सभी की नजरें उस पर टिकी हुई है, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। और इस वक्त की अहम सुर्खियों पर नजर डालें उससे पहले आपको बता दें कि जो संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हुआ है उसमें सरकार ने तीनों बिल लोकसभा में पेश कर दिए हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन और परिसीमन विधेयक 2026 पेश कर दिया है, जबकि आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान में 131वां संशोधन बिल पेश किया है। तीनों बिलों को पुनर्स्थापित करने के लिए ध्वनि मत से पास कराने की कोशिश हुई, लेकिन विपक्ष ने मत विभाजन की मांग की। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने वोटिंग की परमिशन दी और वोटिंग में तीनों बिलों को पुनर्स्थापित करने के पक्ष में 251 वोट पड़े, जबकि बिल के खिलाफ 185 वोट पड़े। तीनों बिल पर लोकसभा में एक साथ चर्चा हो रही है और इन तीनों बिल पर शुक्रवार शाम 4 बजे मतदान होना है। इससे पहले आपको बता दें कि परिसीमन बिल पेश होते ही विपक्ष ने हंगामा किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बिल को असंवैधानिक बताया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं करा रही। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की भी बात की। इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने करारा पलटवार किया और स्पष्ट किया कि सरकार जातीय जनगणना का फैसला कर चुकी है। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि जनगणना के दूसरे चरण में लोगों की जाति पूछी जाएगी। सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है। जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ है और सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि यदि वे चाहें तो सभी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे सकते हैं। हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिल आज लोकसभा में पेश किए गए हैं। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को ये शक्ति दी है कि संशोधन करके लोकहित के फैसले ले सकते हैं। ये तीनों बिल महिलाओं के लिए। मोदी जी जब महिलाओं के लिए शौचालय बनाते हैं तो महिलाओं के सम्मान में वृद्धि होती है, उससे इज्जत घर का नाम दिया जाता है। पीएम आवास के माध्यम से जब 69% मालिका हक मातृ शक्ति को दिया जाता है तो वो सुरक्षित महसूस करती है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जब गैस चूल्हा मिलता है तो स्वास्थ्य में सुधार होता है। धुएं भरी रसोई से लेकर गरिमापूर्ण जीवन तक यही हमारा सामाजिक न्याय, जिसकी कल्पना कभी बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने की थी कि हमें नागरिकों को, समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय देना होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से जब गर्भवती महिला को पोषण मिलता है तो आने वाला भविष्य भी संवरता है। मैटरनिटी अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया जाता है तो पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति का समय मिलता है। सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं को जब स्थायी कमीशन प्रदान करने से राष्ट्र सेवा में डिफेंस फोर्सेज का अभिन्न हिस्सा बनती है तो महिलाएं सशक्त होने का एहसास महसूस करती है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष परिसीमन का मुद्दा उठाकर इस विधेयक को टालने की कोशिश कर रहा है। The journey of the Women Representation Bill, the Women Reservation Bill that started in 1996 and is finally now seen crucial in 2026. This 30-year journey has seen a checkered history. At least
a half a dozen times. The bill was introduced, and on one pretext or the other, especially parties who are now in the opposition, delayed, disrupted, and ensured that the bill does not see the light of day. Even today, the opposition has now come up with a new argument, a new pretext to further stall and further disturb and oppose the application of the Women Reservation Bill. And the new pretext that they have come up with is this vacuous opposition, this baseless opposition to the delimitation exercise. और इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। किरण रिजिजू ने लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण के साथ सामान्य सीटों से भी महिलाओं के चुनाव लड़ने की व्यवस्था को एक मजबूत अवसर के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने परिसीमन के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए दावा किया कि दक्षिण भारत में इसे लेकर गलत संदेश फैलाने की कोशिश की जा रही है। मुख्य मुद्दा यह है महिलाओं को आरक्षण देना। लोकसभा और विधानसभाओं में भारत के महिलाओं को 33% आरक्षण देना, और जनरल सीट से भी महिला चुन के आ सकते हैं, लेकिन 33% रिजर्वेशन देने के बाद इतिहास हो जाएगा। भारत पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम करेंगे कि महिलाओं के लिए हम कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। इसमें कोई विरोध होने का आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह कि डिलिमिटेशन या बाकी इशू उठा करके महिला आरक्षण को गिराने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन में भ्रम फैलाए जा रहे हैं। कुछ पार्टियों ने डिलिमिटेशन को लेकर के दक्षिण भारत वहां में एक गलत तरीका का संदेश फैलाने की कोशिश किया है, वो ना करें। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी बिल पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने एक बार फिर बताया कि कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में है, मगर इसे परिसीमन के साथ ना जोड़ा जाए। कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, पर कृपया महिला आरक्षण को आप सरल करिए, ताकि महिला आरक्षण जिस समय कानून पारित हो उसी समय लागू हो जाए, और 500 जो हमारे 543 है लोकसभा की जो वर्तमान जो हमारी ताकत है उस पर लागू हो जाए, उसको परिसीमन के साथ मत जोड़े। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस जल्दबाजी में इसे लाया जा रहा है हम उसके खिलाफ है। महिला आरक्षण पक्ष में है, लेकिन जिस तरीके से और डिलिमिटेशन जनगणना ना होकर के 2011 को लेकर के, क्योंकि जनगणना होगी तो जाति जनगणना मांगी जाएगी, जाति जनगणना होगी तो सही आंकड़े आएंगे। अगर हम 1/3 बोल रहे हैं, 33% बोल रहे हैं, तो ये आंकड़े का सवाल है ना। तो आंकड़ा कैसे सही होगा? अगर जब तक आंकड़ा सही नहीं होगा तो हम आरक्षण कैसे सही बताएंगे? तो आज लोकसभा में तीनों बिल पेश होते ही हंगामा शुरू हो गया। इसी बीच कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। बिल पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेसी नेता केसी वेणुगोपाल ने की और उन्होंने सरकार से सवाल कर डाला और पूछा कि बिना जनगणना से पहले परिसीमन बिल क्यों लाया जा रहा है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने इसी बीच उठकर उन्हें कहा कि विपक्ष को इन बिलों पर विस्तार से बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। Your intention is to hijack Indian democracy. You know about the Indian people mindset. You are scared of 2029 election. Yeah. You want an escape route to cover up the 2029. That's why you bring the anti-constitutional bill. Therefore, I think the minister has to withdraw this bill, sir. This is the minister has to withdraw the bill. तो नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि इस कानून से किसी को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बताया और कहा कि सभी की सहमति से बिल पास भी होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जब वो सदन के अंदर आएंगे तो महिलाओं के प्रति संवेदना उनमें जगेगी, और जो महिलाओं में बरसों से इंतजार है
अब उनका सब्र की सीमा टूट रहा है और इसे सब मिल करके पास करेंगे, और नहीं जो पास करेंगे उनको घर में भोजनों नहीं मिलेगा। दक्षिण भारत के साथ भेदभाव की बात कहीं किसी को भेदभाव नहीं होगा। सदन में आएगा, विषय रखेंगे, बिना आए हुए किसी को शंका करने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे पहले पास किए थे वैसे अब पास होगा। किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं, सबके साथ समान। तो इस समय हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गई हैं इस पूरे जो लोकसभा में इस विशेष सत्र चल रहा है। स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं, पूर्व महासचिव हैं आप लोकसभा की। स्नेहलता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से तीनों बिल लेकर आया गए हैं, पेश किए गए हैं, आज आपने बहुत बड़ा कार्यकाल जो है लोकसभा में बिताया है, कितना बड़ा ऐतिहासिक कदम इसे आप मानती है? देखिए, जैसा कि हम सभी लोग समझ रहे हैं और जिस तरह से विमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, इसको और एक्सपीडाइट करने के लिए, बिल तो पास हुआ है पहले, पर इसको एक्सपीडाइट करने की प्रक्रिया है, क्योंकि सेंसस में डिले हो गया और सेंसस होते होते और उसके बाद में फिर डिलिमिटेशन होगा, तो उसमें जो विमेन रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो काफी पीछे हो जाएगा। तो सरकार इस प्रयास में लगी है कि इसको हम किस तरह से लागू कर सकें अगले चुनाव से, और ये वास्तव में एक बहुत मेरा कहना चाहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनका सोचना है, और उसके हिसाब से विमेन आरक्षण जल्दी से जल्दी महिलाओं को पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में मिले, ऐसा हम लोगों का सभी का सपना है। तो ये सपना पूरा होगा, ऐसा विश्वास है। और देखिए, किसी भी बड़े परिवर्तन को लाने में जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो टेक्निकलिटीज होती हैं, वो बहुत सारी रास्ते में आती हैं। तो जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें चूंकि विकसित भारत की तरफ जाना है, हमें नारियों को पॉलिसी लेवल पे लेकर के आना है, तो ये सब एक बड़ी चीज है। इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए जो टेक्निकलिटीज हैं उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, परंतु जो कदम उठाया है मेरे हिसाब से बहुत साहसी है, साहसपूर्ण कदम है, और इससे महिलाओं को बहुत बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और इसको एक बड़ा माइलस्टोन भी माना जा रहा है स्नेहलता जी। लेकिन आपने लोकसभा में मैंने देखा है कि बहुत बड़ा समय बिताया, बहुत लंबा समय बिताया। अब लोकसभा की सीट्स में भी इजाफा होने जा रहा है। जिस तरीके से आपने जब देखा तो 543 सीटों तक देखा, और अब जब सीटें बढ़ जाएंगी, जनसंख्या के लिहाज से जिस तरीके से सीटों का विस्तार होगा, किस तरीके से आप इस कदम को भी देख रही हैं? जितनी जनसंख्या है, अभी देखिए क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 30 मिलियन तक भी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा अगर लोग जिनको कि एक एमपी साहब देखते हैं वो भी है, और कुछ जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से 30,000 की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पुरानी जनगणना के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इतने लोगों से संपर्क करना, उनकी समस्याओं को समझना और उनकी समस्याओं को संसद के स्तर पे उठाना एक बहुत अनमैनेजेबल काम हो जाता है, और इसीलिए ये डिलिमिटेशन होता है कि सेंसस के हिसाब से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का विस्तार किया जाए और उनकी सीमा तय की जाए। तो सीमा तय करने के लिए ही डिलिमिटेशन कमीशन को बनाया जाता है, और ये सेंसस के बेसिस पे होता है, और सेंसस का आधार चूंकि अभी 2026 के बाद की जनसंख्या के लिए सेंसस के लिए जनगणना के लिए फ्रीज कर दिया गया था, तो उसको ही उसमें चूंकि विलंब हो रहा है, इसलिए वर्तमान में इस बिल को लाया गया है। हाँ स्नेहलता जी, जिस तरीके से मत विभाजन हुआ, ध्वनि मत और अगर मत विभाजन की बात करें तो क्या बेसिक डिफरेंस होता है? और जिस तरीके से 251 वोट में से 185 वोट जो मत में पड़े, इन सबका अगर संवैधानिक तरीके से आप समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे? ध्वनि मत से जब 2023 में ये बिल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था और पारित हुआ था, तो ध्वनि मत से
हुआ था। इसमें चूंकि एक लिमिटेशन और एक शंका जो सदर्न स्टेट्स कह रहे हैं और जो अपोजिशन को लग रहा है कि ये जल्दबाजी में किया जा रहा है और इसमें जो पार्लियामेंट को पावर दी जा रही है एक अमेंडमेंट में, वो उनको लग रहा है कि कहीं उनके विरुद्ध ना चली जाए। तो इसलिए इस बार उसमें मत विभाजन हुआ है और मत विभाजन लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग एक चीज होती है कि यदि आप किसी चीज से सहमत नहीं है तो संसद में आप उस बात को बता सकते हैं कि हम अपने मत के माध्यम से। तो ये लोकतंत्र की मजबूती का एक हिस्सा है और इसे हम किसी नेगेटिव तौर पे नहीं देखना चाहिए। और जब भी इस तरह के बिल आए हैं जो कि जैसे कि 3 तलाक का बिल आया था, 370 का बिल आया था, 370 को हटाने का आया था, तो ये सारे बिल काफी इम्पोर्टेंट थे और इसमें मत विभाजन हुआ था। तो इसमें कोई प्रक्रिया के हिसाब से मैं समझती हूँ कि ये एक हेल्दी स्वस्थ परंपरा है और इसमें हमें नेगेटिव तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है। स्नेहलता जी, क्योंकि आप भी इस प्रशासनिक कार्य के साथ जुड़ी रही हैं, आप एक महिला हैं और अब आप जब देखेंगी कि अगर ये बिल पास होता है और आगे जब हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 में देखेंगे कि जब 33% रिजर्वेशन आ जाएगा और लोकसभा में और साथ ही विधानसभाओं में जब हम महिलाओं की लीडरशिप को बढ़ता हुआ देखेंगे, आपने वो वक्त भी देखा है जब कहीं ना कहीं महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में भी कम रही है, लेकिन इस रिजर्वेशन के बाद जब आप विमेन इन लीडरशिप को देखेंगे, यानी कि मैडम MP, मैडम MLA सुना करेंगे, तो किस तरीके से ये बड़ा परिवर्तन देश में और जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उसमें कितना बड़ा बदलाव होगा? देखिए, महिलाओं का जब उपस्थिति संसद में ज्यादा होगी तो जो परिदृश्य है वो पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई देगा। अभी जब कम संख्या रहती थी तो मैंने देखा है कि महिलाएं बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन करती थी और जब ज्यादा संख्या में रहेंगी तो मेरे हिसाब से वो स्वतंत्र होकर के और कॉन्फिडेंस से बोल सकेंगी। उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जैसे कि जब हम लोग ने हमारे समय में जब 2019 में महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी तो हम लोगों को हमारी जो महिला स्पीकर मैडम थी सुमित्रा महाजन जी, उन्होंने क्रैश भी खोला जो कि पहले नहीं था पार्लियामेंट में। तो ये जो युवा महिलाएं सामने आएंगी और भी महिलाएं सामने आएंगी, तो ये जो महिलाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि वहाँ पे जो टॉयलेट्स की संख्या है वो भी हम देखते थे कि बहुत सारे एक छोटा एक कोने में बना दिया है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं की संख्या कम है, क्रैश की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा उनके साथ जिस तरह का व्यवहार लोगों को करना है, जिस तरह से बात करनी है, ज्यादातर लोग तो सर सर बोल देते, तो उनको ये याद रखना पड़ेगा कि मैडम भी है वहाँ पर। स्नेहलता जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। संसद के बजट विशेष सत्र की आज से शुरुआत हो चुकी है और इस विशेष सत्र में तीनों बिलों को पेश किया जा चुका है। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ी हुई हैं स्नेहलता श्रीवास्तव जी, जो पूर्व महासचिव हैं लोकसभा की। स्नेहलता जी, ब्रेक से जाने से पहले आप बता रहे थे कि किस तरीके से महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ने वाली है, सिर्फ हम सशक्तिकरण की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं विमेन इन लीडरशिप की, विमेन लेड डेवलपमेंट की। तो विमेन लेड डेवलपमेंट होगा तो तभी तो देश का विकास होगा ना? जी हाँ, बिल्कुल। जब महिलाओं की जनसंख्या 49% से 50% के लगभग है, तो हम अपने देश की आधी जनसंख्या को नीति बनाने में भागीदारी करने से नहीं रोक सकते।
और इसीलिए ये बिल जो लाया जा रहा है और जिसमें जितना जल्दी से जल्दी भागीदारी हो, क्योंकि देखिए इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि देश में इस समय 65% जनसंख्या जो है वो 35 इयर्स की एज से कम है। तो हमारा देश सबसे युवा देश है अभी वर्ल्ड में। तो ऐसे में हमको ये जो मोमेंट है इसको सीज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समय निकल गया। तो मैंने पहले भी कहा है कि ये समय बहुत तेजी से ऐसे प्रयासों को और ऐसे स्टेप्स लेने का है कि हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके। तो जो युवा शक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है उसके वजह से हमारे जो स्पीड है, हमारी जो गति है विकास की, वो बहुत तेजी से बढ़ सकती है। और इसीलिए यदि हम इस बिल को अभी पास करेंगे तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप, महत्वपूर्ण कदम होगा। स्नेहलता जी, यूं तो सदन प्रारंभ के पश्चात की गई सुसंगत जनगणना के आधार पर किए गए पहले परिश्रम के पश्चात परिवर्तनीय होगा। महोदय, बैठने तो फिर बोलो, जोर में बोलो अभी। महोदय, अगली जनगणना और परिमाणिक परिसीमन कार्रवाई में काफी समय लगेगा और इस प्रकार हमारी प्रजातांत्रिक रणनीति में महिलाओं की प्रभावी और समर्पित भागीदारी में विलम्ब होगा। अतः प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य नवीनतम प्रकाशित जनगणना 2021 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर की जाने वाली परिसीमन कार्रवाई के माध्यम से लोकसभा और राज्यों, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं में महिलाओं, जिसे अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं भी है, के 1/3 आरक्षण को परिवर्तनीय बनाया है। अतः महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का कार्यान्वयन लोकसभा और विधानसभाओं में स्थानों के आवंटन के पुनः समायोजन और परिसीमन आयोग द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनः निर्धारण की संवैधानिक स्कीम से संबद्ध है। वर्तमान में हमारी सरकार यहाँ लोकसभा में तथा विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसका 50% बढ़ा करके महिलाओं के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया है। महोदय, प्रस्तावित विधेयक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन को सुगम बनाएगा और लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण को परिवर्तन में लाएगा। यह महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देगा और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए महिलाओं को अवसर प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं का बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व समावेशिता में अधिवृद्धि करेगा और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत के विनिर्माण में देश की नारी शक्ति सशक्त होगी। सरकार इसके लिए प्रतिबद्धबद्ध है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इन तीनों विधेयकों का समर्थन करता हूँ। अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर आज सुबह से चर्चा प्रारंभ हुई है। काफी साथी यहाँ से भी जिन मुद्दों को स्पर्श किया गया है उसको तथ्य से और तर्क से सदन को जरूर जानकारी देंगे और इसलिए मैं उन विषयों में जाना नहीं चाहता। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं
और उस समय की समाज की मनस्थिति और नेतृत्व की क्षमता, उस पल को कैप्चर करके एक राष्ट्र की अमानत बना देती है, एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती है। मैं समझता हूं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये वैसे ही पल है। आवश्यकता तो ये थी कि 25-30 साल पहले जब से विचार सामने आया, आवश्यकता महसूस हुई, हम इसको लागू कर देते और हम आज उसको काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसमें समय समय पर सुधार भी होते हैं और यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी होती है। हमारी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारी हजारों साल की लोकतंत्र की एक विकास यात्रा रही है और उस विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ने का एक शुभ अवसर सदन के हम सभी साथियों को मिला है। और मैंने प्रारंभ में कहा है कि हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी माननीय सांसद, मैं इधर उधर की आज बात करना नहीं चाहता हूं, हम सभी सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने न दें। हम भारतीय सब मिल करके देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति की भी उसके रूप स्वरूप को तो तय करने ही करने वाला है, लेकिन ये देश की दिशा और दशा भी तय करने वाला है। इतने महत्वपूर्ण वोट पर आदरणीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व में भी आज भारत की स्वीकृति हम सब महसूस कर रहे हैं और ये हम सबके लिए गौरव का पल है। एक समय हमारे पास आया है और इस समय को हमने एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है और मैं पक्का मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में साच अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। हम पहले ही देरी कर चुके हैं, कारण कोई भी होंगे, जिम्मेवार कोई भी होंगे,
लेकिन इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा कि जब हम अकेले मिलते हैं तब मानते हैं हाँ यार, लेकिन जब सामूहिक रूप से मिलते हैं, मुझे याद है कि जिस इसकी प्रक्रिया चली थी, सभी दलों से मिलना हुआ है, एक दल को छोड़ करके जिन जिन से मिलना हुआ है हर एक ने सैद्धांतिक विरोध नहीं किया है। बाद में जाकर के जो कुछ भी हुआ होगा, राजनीतिक दिशा पकड़ी जा रही है, लेकिन जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं, मैं उनको भी एडवाइज करना चाहूंगा, एक मित्र के रूप में एडवाइज करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां है, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। न ट्रेजरी बैंक उसका हकदार रहेगा, न मोदी उसका हकदार रहेगा, यहां बैठे हुए सब हकदार रहेंगे। और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखा रहा हूं, इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे याद है तब तो मैं शासकीय व्यवस्था की राजनीति में नहीं था, मैं एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते काम करता था। उस समय एक चर्चा सुनने को मिलती थी गलियारों में कि देखिए ये कैसे लोग हैं, पंचायतों में आरक्षण देना है तो बहुत आराम से दे देते हैं, लेकिन आप कह रहे तो कह रहे हैं, पंचायतों में आरक्षण देना है तो आराम से देते हैं, क्योंकि उसमें उनको खुद का पद जाने का डर नहीं लगता है। उसको लगता है हम सुरक्षित यार वहां दे दो। ये उस समय गलियारों में बहुत चर्चा थी कि बोले कभी नहीं करेंगे यहां बैठे हुए। क्यों? क्योंकि उनका कुछ जाएगा। और इसलिए और बगे पंचायत का हो जाता है, 50% तक पहुंच गए। मैं राजनीतिक दृष्टि से और भी एक बात समझाना चाहता हूं साथियों। आज से 25 साल 30 साल पहले जिसने भी विरोध किया तो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया था। आज ऐसा समझने की गलती मत करना। पिछले 25-30 साल में ग्रास रूट लेवल पे पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत करके आई हुई बहनों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है।
वे ओपिनियन मेकर हैं ग्रास रूट लेवल पे। 30 साल पहले वो शांत रहती थी, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी। आज वो वोकल है और इसलिए अब जो भी पक्ष विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी न कभी पंचायत में काम कर चुकी है, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है, वो आंदोलित है। वो कहती हैं कि झाड़ू कचरा वाले काम में तो हमें जोड़ देते हो, वो तो परिवार में भी पहले होता था, अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो। और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा में और पार्लियामेंट में होती है। और इसलिए मैं राजनीतिक जीवन में जो लोग प्रगति चाहते, मैं किसी भी सांसद की बात करता हूं, किसी भी एमएलए की बात करता हूं, ये दल वो दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33% का नहीं, वहां भी वो आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली है। और इसलिए जो आज विरोध करेंगे, उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है, उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। यहां मैंने सुना हमारे मुलायम सिंह जी थे, तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले पे भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना, उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। जब आएंगे तो 34 में, और दूसरा धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं, और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है, और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है, और इसलिए, और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूं, और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछड़ी जाति का स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय न करें, इतना निवेदन है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जीवन के हर क्षेत्र में हम देखें कि नारी शक्ति देश के गौरव को बढ़ाने वाले
परचम लहराने में कहीं पीछे नहीं है जी। हम गर्व से कर सकें इस प्रकार से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आज हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ा योगदान, हमारी बेटियां तो कमाल कर रही हैं जीवन के हर क्षेत्र में। इतना बड़ा सामर्थ्य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत खपा रहे हैं जी? उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है। और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। ये राष्ट्रहित का निर्णय है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का हमारा ये हमारे सामने अवसर एक साथ बैठ करके एक दिशा में सोच करके विकसित भारत बनाने में हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को एक खुले मन से निर्णय करने का अवसर है, स्वीकार करने का अवसर है। और मैंने जैसा पहले ही कहा कि आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। और इसलिए हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2023 में इस नए सदन में हमने सर्वसम्मति से एक प्रकार से इस अधिनियम को स्वीकार किया था। पूरे देश में खुशी का वातावरण बना, उस पर कोई राजनीतिक रंग नहीं लगे और इसलिए वो कभी राजनीतिक इश्यू भी नहीं बना। तो एक अच्छी स्थिति है। अब सवाल ये है कि हमें कितने समय तक इसको रोकना है। अब यहां जो लोग जनसंख्या वगैरह के विषय उठाते हैं, क्या आपको मालूम नहीं है? मैं चाहूंगा कि अमित भाई अपने भाषण में इन सारी चीजों का उल्लेख करेंगे, जब कि हमने जनगणना के संबंध में कब कब क्या क्या किया था, बाद में कोविड आया, उसके कारण क्या मुसीबत आई, कैसे रुकावटें आई, ये सारी बातें हम सबके सामने हैं, इसमें कोई विषय नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जब हम 23 में चर्चा कर रहे थे, तब भी व्यापक रूप से बात ये थी कि इसको जल्दी करो। हर कोई कह रहा था जल्दी करो। अब 24 में संभव नहीं था क्योंकि इतने कम समय में करना मुश्किल था। अब 29 में हमारे पास अवसर है। अगर हम 29 में भी नहीं करते हैं तो ये स्थिति क्या बनेगी हम कल्पना कर सकते हैं। फिर हम देश की माताओं बहनों को ये विश्वास नहीं बना पाएंगे कि हम सचमुच में प्रयास सच्चे अर्थ कर सकते थे। और इसलिए समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब न करें। इस दरमियान राजनीतिक दल के लोगों से, संविधान के जानकार लोगों से, जो महिलाओं में एक्टिविस्ट के नाते काम करने वाले ऐसे लोगों से भी कई चर्चाएं हुई। कुछ लोगों ने खुद होकर के भी सुझाव दिए। सारा मंथन करते करते करते, और यहाँ भी सभी दलों से लगातार बातें इनकी होती रही है। स्ट्रक्चर वे में हुई है, इनफॉर्मल भी हुई है, और उसमें से आखिर बना हुई एक कुछ रास्ता निकालना होगा ताकि हम हमारी माताओं बहनों की शक्ति को जोड़ सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। यहां बैठकर के हमें किसी को संविधान ने
देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। जो शपथ लेके हम बैठे हैं ना, हम सबको एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व बना। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम टुकड़ों में न सोच सकते हैं, न टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं। और इसलिए निराधार रूप में, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, रत्ती भर सच्चाई नहीं है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज सदन के सभी साथियों को ये भी कहना चाहता हूं कि साथियों, हम भ्रम में न रहे। हम उस अहंकार में न रहे। और मैं हम शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। हम सब जानते हैं हर एक ने कैसे चालाकी की है, हर बार चतुराई की। बिल्कुल, हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही हैं। लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए। वो तो जमाना चला गया। आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है। और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। सदन में नंबर का खेल क्या होता है वो तो समय तय करेगा। लेकिन ये पक्का है कि अब इन भांति भांति के बहानेबाजी, भांति भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके
3 दशक तक इसको अड़ंगे डाले हमने, फंसा के रखा। आपने जो अचीव करना था कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई। 3 दशक कम पड़ते हैं क्या रोकने में? 3 दशक तक आपने रोका फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहाँ कुछ लोगों को लगता है, आदरणीय अध्यक्ष, यहाँ कुछ लोगों को लगता है इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। अरे भाई, इनको बोलने दीजिए, वहां पर बेचारे के मुंह पर ताला लगा हुआ है, बहुत बगाल में कोई बोलने नहीं देता उसको। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि एक फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी ये सिर्फ आंकड़ों का खेल या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार इतना सीमित नहीं है। लोकतंत्र की जननी के रूप में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये निर्णय भारत का कमिटमेंट है, ये सांस्कृतिक कमिटमेंट है। और इसी कमिटमेंट के कारण पंचायतों में ये व्यवस्था बनी और अब तो 20 से अधिक राज्य है जहां 50% हुआ है। और हमने अनुभव किया है, मुझे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का जनता ने अवसर दिया और उसी कालखंड में ग्रासरूट लेवल पर विमेन लीडरशिप को मैंने देखा है। मेरा अनुभव है कि संवेदनशीलता के साथ समस्याओं के समाधान में उनका कमिटमेंट बहुत ही परिणामकारी रहते थे।
विकास की यात्रा को गति देने में रहते थे। और उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि इस सदन में उनकी आवाज नई शक्ति बनेगी, नई सोच जुड़ेगी, देश की दिशा में एक संवेदनशीलता जुड़ेगी। तथ्य और तर्क के आधारों पर अनुभव जब जुड़ता है तब मैं समझता हूं उसका सामर्थ्य अनेक गुना बढ़ जाता है और सदन कितना समृद्ध हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में अनुभवी नारी शक्ति की कोई कमी नहीं है, सामर्थ्यवान में कोई कमी नहीं। हम भरोसा करें वे कंट्रीब्यूट करेंगे, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। और आज भी जितनी हमारी बहनें यहाँ हैं, जब भी उनको अवसर मिला है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात बताई है, सदन को समृद्ध किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज देश में वर्तमान में देश में 650 से ज्यादा पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, करीब 250 महिलाएं उसका नेतृत्व कर रही है और केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा उनके पास जिम्मेवारी और धन और व्यवस्था होती है, काम करती है जी। करीब 6700 ब्लॉक पंचायतों में 2700 से अधिक ब्लॉक पंचायत ऐसी हैं जिसका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है। आज देश में 900 से अधिक शहरों में अर्बन लोकल बॉडीज की हेड के रूप में मेयर्स हो या स्टैंडिंग कमेटी का काम देखने वाली बहनें हैं, उनकी ताकत है। और मैं मानता हूं कि आज देश जो प्रगति कर रहा है उस प्रगति में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। उस ऋण को हमें स्वीकार करने का ये अवसर है। और जब ये अनुभव सदन के साथ जुड़ेगा तब वो अनेक गुना ताकत बढ़ा देगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक लंबी प्रतीक्षा एंड एक प्रकार से हम सबके लिए सवालिया निशान पैदा हो, ऐसी परिस्थिति हम ही लोगों ने पैदा की है। ये अवसर है कि हम पुरानी जो कुछ भी मर्यादाएं रही होगी, मुश्किलें रही होगी, उसे बाहर निकले, हिम्मत के साथ हम आगे बढ़े और नारी शक्ति का राष्ट्र के विकास में उनकी सहभागिता को हम सुनिश्चित करें। और मैं पक्का मानता हूं कि अगर आज हम मिलकर के निर्णय करते हैं, और मैं तो आग्रह करूंगा कि हमें सर्वसम्मति से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और जब सर्वसम्मति से बढ़ता है तो ट्रेजरी बेंच पर एक दबाव रहता है जी, उनको भी लगता है भाई सबका इसमें हक है, हर एक की बात मान के चलो, कोई नुकसान नहीं है। सामूहिक शक्ति से तो अनेक परिणाम हमें अच्छे मिलते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूंगा कि इसको राजनीति के तराजू से न तोलें। हम जब भी कुछ निर्णय करने जा रहे हैं तो देश के इतने बड़े देश का आधा जिम्मा जो उठा रहे हैं उनका भी कोई हक बनता है यहाँ आने का, हमें रोकना नहीं चाहिए। और दूसरा, संख्या के संबंध में भी एक मत पहले से बनता आया था, चर्चा थी कि साहब ये जो है इनका कम मत करो, अधिक कर दो तो जल्दी हो जाएगा। वो अधिक वाला विषय वो आया है कि चलो भाई पैसे जो संख्या थी 33% और बढ़ा दो, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि मेरा हक चला गया।
एक नई शक्ति जुड़ेगी, अतिरिक्त शक्ति जुड़ेगी। और अब सदन की रचना भी तो अब पहले से हमने सोच कर रखा है, जगह तो बना ली है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं लाइटर में मैं जरूर कहना चाहूंगा, हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है, लेकिन अपने यहाँ जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अरविंद सावंत, श्री अरविंद सावंत। बाप रे, क्या बात है। आज महिला नारी शक्ति वंदना बिल पर जो संशोधन आया, मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बाद में मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें कही, उसमें एक शब्द प्रयोग किया, सैद्धांतिक और राजनीतिक। अगर ये राजनीतिक नहीं है, सैद्धांतिक, तो यहाँ बैठी हुई सभी को लगेगा कि हम सब विपक्ष के लोग महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ है। भैया, महिलाओं का आरक्षण का बिल 2023 में पास हुआ ना, किसने किया विरोध? क्यों बोल रहे हैं हम लोग कि महिलाओं के आरक्षण के बिल के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं? प्लीज सर, लेट द हाउस बी इन ऑर्डर। माननीय सदस्य प्लीज। पहले सांगतो ना। संसद के बजट सत्र की 3 दिन की ये विशेष कार्रवाई चल रही है, जिसका आज पहला दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में संबोधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर जो चर्चा हो रही है उस पर अपने विचार रखे, उस पर अपना संबोधन दिया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको वो बड़ी बातें दिखाएंगे और बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये पल राष्ट्र के जीवन का महत्वपूर्ण पल है, जिसके हम सब साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि सभी भारतीय मिलकर देश को नई दिशा देने जा रहे हैं और ये जो 3 संशोधन विधेयक है उसमें कहीं ना कहीं ये भारत की दिशा और दशा तय करेगा। विश्व में आज भारत की स्वीकृति है, आत्मनिर्भरता के लिहाज से भी भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और हमारी लोकतंत्र की विकास यात्रा रही है। अगर सब साथ होंगे तो देश के लोकतंत्र को लाभ होगा। ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन से दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा ये देश की दिशा और दशा तय करेगा। बिल को राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पहले ही देर कर चुके हैं। 21वीं सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और अब महिलाओं को निर्णय प्रक्रियाओं में जोड़ने का वक्त आ चुका है और इसलिए हम नारी शक्ति को कुछ दे नहीं रहे, ये उसका हक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही कहा कि जो यहाँ विरोध करेंगे उन्हें लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी और उन्होंने पिछले कुछ पलों का भी जिक्र किया जहां अगर महिला आरक्षण के खिलाफ बात हुई है, महिलाओं के खिलाफ बात हुई है तो महिलाएं ने कभी माफ नहीं किया है। मैं अति पिछड़े वर्ग से आता हूं लेकिन सबको साथ लेकर चलना ही मेरा दायित्व है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो संविधान ही सर्वोपरि है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां जीवन के हर क्षेत्र में खुद को स्थापित कर रही हैं, साबित कर रही हैं और ये साफ तौर पर हर क्षेत्र में ये दिख रहा है। ऐसे में महिला राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र हित का ये निर्णय है और इसी वजह से ये संसद की विशेष कार्रवाई चल रही है। इसके साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विकसित भारत बनाने में नारी शक्ति को स्वीकार करने का अवसर है। आधी आबादी को राष्ट्र निर्माण में शामिल करने का ये अहम मौका है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति हमारे निर्णय और नियत को देखेगी। ये समय की मांग है, ये वर्तमान की मांग है कि इस कानून को लाने में देर अब ना की जाए क्योंकि पहले ही बड़ी देर हो चुकी है। पिछली सरकारों के पास वक्त था लेकिन उन्होंने इस बिल को नहीं लाया। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम देश को टुकड़ों में सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा सबको एक साथ
लेने की बात हम करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, और जब नीयत साफ हो तो शब्दों का खेल करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि क्रेडिट अगर विपक्ष को चाहिए तो मैं ब्लैंक चेक के तौर पर यह क्रेडिट उन्हें देता हूं। ये देश की नारी शक्ति का अधिकार है, इसे राजनीति रंग ना दे, इसे राजनीति के तराजू में ना तोले। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की ये गारंटी है, ये वादा है। उन्होंने कहा जो शब्द आपने मुझसे लेने हैं वो ले लीजिए, मैं विपक्ष को ही क्रेडिट का ब्लैंक चेक देने को तैयार हूं। उनका उत्तर हो या दक्षिण हो, इससे किसी का अन्याय नहीं होगा, होगा तो सबका न्याय होगा। उन्होंने कहा परिसीमन में भेदभाव नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा कमिटमेंट है। ये निर्णय भारत का सांस्कृतिक कमिटमेंट है और 3 दशक तक पुरानी सरकार जो कुछ नहीं कर पाई वो आज सरकार ने करके दिखाया है। विपक्ष सिर्फ तकनीकी बयानबाजी कर रहा है, लेकिन मैं आपको सांस्कृतिक कमिटमेंट दे रहा हूं। हम भ्रम में ना रहें कि हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं। ये कुछ है तो उनका हक है जिसे हमने अभी तक नहीं दिया था। ऐसे में हमारी नियत की खोट को देश की नारी शक्ति कभी नहीं माफ करेगी। अभी विरोध किया तो उन्होंने कहा कि लंबा नुकसान सहना पड़ेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि काले टीके के लिए विपक्ष का धन्यवाद। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे कहते हैं ना कि कुछ अच्छा शुभ संकेत हो तो काला टीका लगा देना चाहिए, तो विपक्ष जिस तरीके से वो काला चीज़ों का को औजार बना के इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री ने उन्हीं का धन्यवाद दे डाला कि ये कहीं ना कहीं काला टीका है। साथ ही हम टुकड़ों में निर्णय नहीं ले सकते, ये पल राष्ट्र के जीवन का महत्वपूर्ण पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। उनकी आवाज नई शक्ति बनेगी, नई सोच इसके साथ जुड़ेगी। सभी भारतीय मिलकर देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में संबोधन, जहां कई मुख्य बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में आज भारत की स्वीकृति है, भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, विश्व पटल पर भारत की साख बढ़ी है, और अगर हम सब साथ होंगे, एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश के लोकतंत्र को ही लाभ होगा। उन्होंने कहा मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला, इसलिए इसको राजनीतिक रंग ना दे, राजनीति के तराजू में ना तोले। महिला आरक्षण देश की नारी शक्ति का हक है और हमने कई दशकों तक इसे रोका हुआ था, जिसे अब वक्त आ गया है कि इसको सर्वसम्मति से पास कराया जाए और राजनीतिक रंग देने की बजाय लोकतंत्र की इस खूबसूरती को, इस उत्सव को मनाया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुख्य बातें हैं वो तो हमने बताई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मुख्य बातें क्या कही हैं लोकसभा में, आइए आपको सीधा दिखाते हैं। जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33% का नहीं, वहां भी वो आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली है। और इसलिए जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रासरूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया तो ये विषय ही नहीं रहा।
किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां हैं, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि ये किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है, और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है, और इसलिए और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूं, और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं। आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। और इसलिए हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में सच अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संबोधन दिया है। महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर इस समय लोकसभा में चर्चा जारी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। हमारे साथ हमारी संवाददाता जया सिन्हा जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जया करू करेंगे। जया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सभी ने सुना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है और वक्त आ गया है कि अब महिलाओं को नीति निर्माता और साथ ही साथ जो भागीदारी बढ़ाने की बात की जा रही है उसके पक्ष में हम सभी साक्षी बने और इसमें कोई राजनीतिक भंग ना डाले। बिल्कुल, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं कि जब महिलाओं को सिर्फ योजनाओं की लाभार्थी के रूप में नहीं बल्कि नीति निर्माण में भी उनकी अहम भागीदारी बेहद जरूरी है। और करीब हम जानते हैं कि दशकों तक ये अधिनियम चर्चा, विवाद और राजनीतिक गतिरोध के भेंट चढ़ता रहा, लेकिन अब आखिर जब 2023 में ये पारित हो गया उसके बाद भी इसको स्थगन लगा दिया गया, क्योंकि अब इसे ताजा जनसंख्या के ताजा आंकड़ों के हिसाब से लागू करना था। और इसीलिए सरकार लाई है ये संशोधन विधेयक जिसके तहत इसको जल्दी से जल्दी लागू करने की, यानी कि जल्दी से जल्दी इसे कागज से जमीन पर लागू करने का प्रयास है। और प्रधानमंत्री का संबोधन बेहद अहम, यहाँ पर साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दे दी कि ये विपक्षियों का जो ये आरोप है कि ये सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, भाजपा राज्यों में इस वक्त विभिन्न राज्यों में चुनाव को देखते हुए इसको जल्दी करने की कोशिश में है, तो साफ कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि परिसीमन और जनसंख्या के बाद जो फायदा होगा उसकी में सबका फायदा होगा। ये मोदी की गारंटी है। यहां पर दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा, क्योंकि महिलाओं को हम ये ना सोचें कि आप महिलाओं को कुछ दे रहे हैं, ये उनका अधिकार है। आज भारत की आधी आबादी भारत के विकास में, नए भारत के योगदान में, 2047 के विकसित भारत के संकल्प में बहुत मजबूती के साथ अपना योगदान दे रही है। तो ये ना सोचे विभिन्न राजनीतिक दल कि आप उन्हें कुछ दे रहे हैं या फिर यहां पर भाजपा का कोई फायदा है। नहीं, हमें इस
इस दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा। और हमने साफ तौर पर देखा कि देश की आधी आबादी को विपक्ष भी नाराज नहीं करना चाहता है। यहाँ पर इन तीनों विधेयकों पर साथ में चर्चा हो रही है और जो तमाम विपक्षी नेता, माननीय सांसद खड़े हो रहे हैं बोलने के लिए, वो पहली लाइन में यही बोल रहे हैं कि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ तकनीकी पक्षों के साथ इसको आगे बढ़ाते हुए इस पर यहाँ पर आपत्ति जता रहे हैं। तो उनकी यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि तकनीकी बयानबाजी को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं व्यवधान लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वही विपक्ष है जिसकी सरकार पहले 3 दशकों तक थी, लेकिन वो चाहते तो ये बिल लेकर आ सकते थे, या अधिनियम लेकर आ सकते थे, विधेयक लेकर आ सकते थे, लेकिन वो नहीं लेकर आए क्योंकि उनकी नीयत में नहीं था। उन्होंने कहा ये हमारी सरकार है जिसकी नीयत ये कहती है कि महिलाओं को उसका अधिकार मिले और उसका वो हक मिले। बिल्कुल भावना, यहाँ पर राजनीति की बात हो रही है, तो हर एक पॉलिसी, हर एक कदम, हर एक विधेयक क्या राजनीति से प्रेरित होगा? विपक्ष का लगातार यही आरोप है। विपक्ष का आरोप है कि इसके टाइमिंग पर, कि यहाँ पर विभिन्न राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए सरकार जो है इस बिल को जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। लेकिन साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने ये बात कह दी कि जल्द नहीं, एक लंबा इंतजार देश की महिलाओं ने किया है और अब वो समय आ गया है, यानी कि सही समय है, यही समय है जब देश के सांसदों को, जिनको भारत की 140 करोड़ जनता ने विश्वास दिलाकर वोट कर कर यहाँ पर लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच में भेजा है, सर्वोच्च स्थान पर, वो आज इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत की आधी आबादी को नीति निर्माण में वो जगह दें। बात यहाँ पर आर्थिक सशक्तिकरण की, सामाजिक सशक्तिकरण के बाद अब केंद्र सरकार देश की महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण देना चाहती है। जिस सामाजिक न्याय की बात हो रही है वो सिर्फ नारा नहीं बल्कि जमीन पर उतरता हुआ एक सच्चाई के रूप में आगे बढ़े, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सही शब्दों में कहा, हल्के फुल्के अंदाज में कहा, साफ तौर पर कहा, कड़े शब्दों में कहा, कटाक्ष के रूप में कहा कि आपको इस दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा। कब तक यही आरोप लगता रहेगा कि आपको इसका क्रेडिट मिलेगा? नहीं चाहिए क्रेडिट आपको चाहिए, सरकार आपको क्रेडिट दे रही है, क्योंकि अगर अब आपने इसमें रोड़ा लगाया तो देश की जो नारी है वो आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, अब देश के अलग अलग कोनों से ये आवाज उठ रही है, क्योंकि अब नारी ये बात कहती है कि अब उसे अपना अधिकार चाहिए। पिछले 10 वर्षों की तैयारी हमने यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से देखी है, जहां पर बच्चे के पैदा होने से लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण तक हर जगह पर ग्रास रूट लेवल पर, यानी कि जो दूर दराज के इलाके हैं, जो हमारे सुदूरवर्ती गांव हैं, वहां पर भी किस तरह से महिलाओं को सशक्त किया गया। पंचायती राज में जब आरक्षण दिया गया उसके अनुभव को यहाँ पर आगे देखते हुए कैसे सरकार की विभिन्न योजनाओं ने आज एक लीडरशिप, महिलाओं के बीच एक लीडरशिप इकोसिस्टम तैयार किया है। जय, वही पंचायत में जिस तरीके से आरक्षण पहले से ही, पंचायत से लेकर संसद तक क्यों नहीं महिलाओं को रिजर्वेशन मिले? क्यों नहीं महिलाएं आगे संसद में भी अपनी भूमिका निभाएं, विधानसभाओं में अपनी भूमिका निभाएं, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर देश की महिला अपनी आवाज उठाएगी तो कहीं ना कहीं देश का विकास भी सामने आएगा। बिल्कुल, साफ तौर पर अगर महिलाएं लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच तक पहुंचेंगी तो जो नीति निर्माण में, जो नीति पॉलिसी मेकिंग में उनका जो योगदान होगा वो बेहद सराहनीय होगा। यहाँ पर किस तरह से उनकी प्राथमिकताएं बदलेंगी, संवेदनशीलता आएगी, जो सोच में बदलाव आएगा, जो कानून बनाने की उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और इसके लिए ऐसा नहीं है, साफ तौर पर जब परिसीमन और जनसंख्या को लेकर विवाद उठ रहा है तब इस पे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपका कोटा कम नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि परिसीमन के बाद भी 2011 की जनगणना, चूंकि इसे जल्द से जल्द लागू करना है, ऐसे में 2011 के जो आंकड़े हैं उसी के तौर पर इसे यहाँ पर 131वां संशोधन विधेयक के तौर पर यहाँ पर सरकार इसको लाई है और उसी के उस पर इसको लागू करना चाहती है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जनगणना जो है जिसका हम साक्ष्य ले रहे हैं वो 2011 की जनगणना है और वो पिछली सरकार की है, वही अनुपात लिया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कहीं से ये खबरें भी बीच में आई, दक्षिण भारत से ये विरोध के इस पर उठे कि क्या
जो आप अगर बदलेंगे परिसीमन या जनसंख्या के आधार पर इस कानून को अगर आप लागू करेंगे तो हमारा घाटा होगा, हमारा श्रेय कम होगा, क्योंकि दक्षिण भारत में उस तरह से जनसंख्या नहीं बढ़ी है और उत्तर भारत में ज्यादा घनी आबादी है। लेकिन इसको भी यहाँ पर साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने इस पर साफ किया कि नहीं, ये बात नहीं है, परिसीमन के बाद आपका घाटा नहीं होगा। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। संसद में उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही कि ऐसा नहीं होगा और यही वजह है कि आज पूरे देश में हम देख रहे हैं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर जिस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, उसको लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ पर किस तरह से ये जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, ये भारत की आधी आबादी को सशक्त करने का एक बहुत ही मजबूत माध्यम है, क्योंकि सिर्फ महिलाओं की संख्या बढ़ाने का कानून नहीं है, ये महिलाओं को राजनीति के केंद्र में लाने की बात हो रही है। पूरे विश्व को भारत ने विमेन लेड डेवलपमेंट का नारा दिया, जहां पर महिलाओं का विकास नहीं, महिलाएं विकास के केंद्र में कैसे आ सकती हैं, महिलाओं को कैसे हम नीति निर्माण में, पॉलिसी मेकिंग में कैसे नए भारत के संकल्प को, आत्मनिर्भर भारत के सपने को और मजबूती से गढ़ते हुए कैसे महिलाओं के योगदान को हम और प्रमुखता दे सकते हैं, क्योंकि आज महिलाओं के सामर्थ्य पर हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एक बार आने तो दीजिए, एक बार आने तो दीजिए, विश्वास तो कीजिए, भरोसा तो जताइए, हम आपकी सारी दुविधाओं को, आपके सारी आपत्तियों का सिलसिलेवार रूप से निवारण करेंगे। यहाँ विपक्ष पर तंज भी कसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आपको गारंटी चाहिए, मैं गारंटी देता हूँ, आपको वायदा चाहिए, मैं आपको वायदा देता हूँ, आपको किसी भी भाषा में उस वायदे का कोई और ट्रांसलेशन चाहिए, मैं वो भी आपको दे देता हूँ, आपको क्रेडिट चाहिए, आप क्रेडिट ले लीजिए। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जो तंज कसा जाते जाते वो कहा काला टीका, जिस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं काले कपड़ों को, काले रंग को अपना औजार बना रहे हैं, उसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एसेट बना लिया। कहा कि जब भी कोई शुभ शुरुआत होती है तो काले टीके के साथ होती है और ये शुभ शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, जहां पर भारत के वुमेन लैंड डेवलपमेंट की बात हो रही है तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अलग एक राजनीतिक विस्तार है। यहां पर साफ तौर पर, और जहां भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं उस पर साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लगातार ये बात हो रही है, जब 2023 में पारित हुआ तब भी हम सब एक साथ थे, जब लगातार इस पे चर्चा हुई तमाम राजनीतिक दल इस पे एक साथ थे, और आज भी विपक्ष किसी भी तरह से देश की आधी आबादी को, महिलाओं को नाराज नहीं करना चाहता है। यही वजह है कि लगातार वो कह रहा है कि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करते हैं और हम इस अधिनियम के साथ हैं, लेकिन फिर कुछ टेक्निकल पॉइंट निकालकर कि आपकी टाइमिंग सही नहीं है, आप विधानसभा चुनावों का ध्यान में रख रहे हैं, आप इसका राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। इस पे भी चुटकी ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि अगर आपने विरोध किया तो फायदा हमारा होगा, लेकिन अगर आपने इसका समर्थन किया, अगर आपने इसको पारित कराया तो सबका फायदा होगा, सबको क्रेडिट मिलेगा और सबसे बड़ा फायदा होगा भारतवर्ष का, जो आज अपने हर एक नागरिक को साथ लेकर चल रहा है। वैश्विक मंच पर भारत ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। ये नया भारत है जो अपने संविधान के तहत हर एक नागरिक को, हर एक भारतवासी को समान अवसर देता है। तो ऐसे में महिलाएं पीछे क्यों? ऐसे में वो औरत पीछे क्यों जो अपनी घर की चारदीवारी से लांघ कर आज ना सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ा रही है बल्कि पूरे समाज को सशक्त कर रही है? वो देश के सशक्तिकरण में पीछे क्यों रह जाए? तो महिलाओं के सामर्थ्य को, महिलाओं के धैर्य को पहचानिए और इस दलगत राजनीति से ऊपर उठिए, क्योंकि जब 2023 में ये पारित हुआ था तब भी हम एक साथ थे और आज भी हम एक साथ रहेंगे। तो हर अंदाज में प्रधानमंत्री ने विपक्ष को साधने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने साथ ये भी कहा जाए कि एक दल को साथ अगर आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने कहा सभी दलों को साथ मिलकर आना है, तभी हम इस महत्वपूर्ण बिल के साक्षी सभी बन सकते हैं और क्रेडिट सब ले लीजिए। उन्होंने कहा लेकिन इसको राजनीतिक रंग मत दीजिए, क्योंकि अगर विपक्ष को ये अमल में लाना होता तो वो पहले ला सकती थी, हम पहले ही देर कर चुके हैं, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी बात कही है, उसमें ये कहा कि जिस तरीके से देश आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रहा है, तो महिलाएं अपनी इस राष्ट्रीय भूमिका में क्यों पीछे रहे? तो ऐसे में ये सिर्फ आरक्षण, उनको एक आरक्षण देने की जगह नहीं है, ये उनका हक देने की जगह है।
बिल्कुल, यहाँ पर पंचायतों में हमने देखा जब आरक्षण दिया गया, आज देश की पंचायतों में जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से ग्राउंड जीरो यानी कि जो हमारे ग्रास रूट लेवल्स हैं, जो हमारे गांव आज विकास कर रहे हैं, क्योंकि आधा भारत तो हमारे देश के गांव में बसता है। जब तक हमारी सशक्त नारी नहीं होगी, सशक्त गांव नहीं होंगे तो सशक्त भारत कैसे बनेगा। तो गांव के स्तर पर रहते हुए पंचायत स्तर पर महिलाओं ने अपने नेतृत्व क्षमता से तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया। शुरुआत में उस वक्त भी ये आरोप लगे थे कि प्रॉक्सी पॉलिटिक्स होगी, जो पुरुष होंगे वो अपने महिलाओं को नाम पर आगे बढ़ा देंगे और असली जो नेतृत्व होगा, असली जो ताकत होगी उनके पास होगा। लेकिन महिलाओं ने उसको भी झुठलाया, उसे दरकिनार किया और किस तरह से महिलाओं ने हमारे देश की गांव की तस्वीर बदली, आज वो सभी के सामने है। वही महिलाएं आज लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच पर आकर यानी कि संसद में आकर देश की तस्वीर बदलने को भी तैयार है। अभी भी जितनी महिला सांसद हैं वो कमाल का काम कर रही हैं, बेहतरीन काम कर रही हैं। जो सबसे स्ट्रांग पोर्टफोलियोज हैं आज केंद्र सरकार की बात करें, वित्त मंत्रालय, वो भी आज महिलाओं के पास है। और जिस तरह से महिलाएं नेतृत्व क्षमता दिखाते हुए आगे बढ़ रही हैं, उनमें और योगदान क्यों नहीं। आज खबरें बहुत उड़ती हैं, हमेशा ये सवाल पूछे जाते हैं चुनावों में कि कितने महिला कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया, कितनी उनकी वोटिंग हुई। वो संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? बढ़नी चाहिए। यही समय है, सही समय है और अब दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा। जो भी विपक्ष की आपत्तियां हैं, जो भी उनकी मांगे हैं, जो भी उनके संशय हैं, वो तमाम को सिलसिलेवार तरीके से बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो कहीं ना कहीं देश की दिशा और दशा तय करने वाला है। जया, आप हमारे साथ बने रहिए, रुकना हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे आपके साथ।